इंडिया थिंक काउंसिल एक नया काम कर रहा है और मैं उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि जो आर्थिक या आर्थिक संस्कृति वाली कल्पना है, अवधारणा है, उसे ही मैं नई अवधारणा कहता हूँ। और कहना ये चाहिए कि संत विनोबा ने एक शब्द दिया है, वो अहिंसक क्रांति का शब्द है। यह जो कल्चरल इकोनॉमी का विषय है, वो अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर अहिंसक क्रांति की एक प्रक्रिया है। और ये भारत के ही कोई संस्था, भारत के ही लोग ये कर सकते हैं, पश्चिम के लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचारों में भी हिंसा है, तो वो अहिंसा की बात ही नहीं सोच सकते। अब ये जो कल्चरल इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट वास्तव में हमारे यहाँ जो परंपरागत तीर्थाटन रहा है या आवाजाही के माध्यम रहे हैं, उसमें अर्थव्यवस्था जितनी थी उतनी आध्यात्मिकता भी थी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा था, उतना ही उस क्षेत्र के लोगों को समझने की एक कोशिश भी थी। उदाहरण के लिए हम अगर अपने संत परंपरा को लें तो गुरु नानक के बारे में हम जानते हैं कि गुरु नानक पूरी दुनिया घूम करके आते थे, और जब घर आते थे तो फिर अपनी खेती भी करते थे और गाते थे। एक ऐसा संत भी भारत में हुआ है जो गाकर उसने परमात्मा का दर्शन किया, और उस गुरु नानक के रास्ते पर चल करके जो सिख धर्म बना, उस सिख धर्म ने भारत को, दुनिया को पुरुषार्थ का संदेश दिया। कल्चरल इकोनॉमी में भी एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें हिंसा नहीं है, शोषण नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने और अहिंसक तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, सांस्कृतिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ये अवधारणा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये इस अवधारणा को और अधिक गहरे में उतर करके विद्वान समझें, अर्थशास्त्री समझें, संस्कृति कर्मी समझें, तीर्थाटन में जो लगे हुए लोग हैं वो समझें। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जब काशी गए, विश्वनाथ मंदिर गए, और उन्होंने देखा कि वहाँ सफाई नहीं है, उस बात तो उसके बारे में उन्होंने लिखा भी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में उन्होंने सफाई की शुरुआत की, स्वच्छता अभियान शुरू किया 2 अक्टूबर 2014 से, तो वो एक जन आंदोलन बन गया है और स्वच्छता का महत्व लोग समझने लगे हैं। अब ये स्वच्छता का संदेश जब तीर्थों में जाएगा तो उससे नई टेक्नोलॉजी भी आएगी कि किस तरह से मंदिर साफ़ सुथरे रखे जा सकते हैं। लोगों के स्वस्थ रहने के काम में भी उसकी मदद हो सकती है। हम अक्सर पाते हैं कि आप अगर किसी गुरुद्वारे में जाएं, तो मैंने एक गुरुद्वारे को बहुत नज़दीक से देखा है, 2 गुरुद्वारे को नज़दीक से देखा है, लेकिन एक को तो मैं स्वयं जा कर के देखता था, और वो है दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा। रात को 2:30 बजे वहाँ कोई चला जाए तो पूरी दिल्ली के सिख वहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, और उनके बीच में होड़ लगी रहती है कि कौन हमको एक बाल्टी दे दे ताकि हम पानी ले कर के, और भाई मतिदास को जहाँ बलिदान हुआ था उस स्थान से लेकर शीशगंज के
हर चप्पे को, हर जगह धुलाई फिर पुछाई, ये सब। अब ये जो कल्चरल इकोनॉमी इसको कहते हैं। जो लोग वहाँ सफाई में, सेवा में लगते हैं, वो अपने उनको कोई वेतन नहीं देता, बल्कि वे लोगों को वेतन देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल्चरल इकोनॉमी के लिए हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय संवाद का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो ये तीसरा क्रम है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और इन आयामों को समझें, भारत में, दुनिया में इसको फैलाएं और हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों को के रखरखाव में गुणात्मक सुधार हो। मैं जानता हूँ, जैसे हमारे एक मित्र हैं पी विजयन, वो केरल में डीआईजी या डीजी रैंक के अफसर हैं। सबरीमाला में लाखों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु एक तिनका भी, प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी सबरीमाला के आसपास दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पी विजयन ने वहाँ स्वच्छता का एक मॉडल खड़ा किया। अब जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है या पूरा होने जा रहा है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति की स्थापना करेंगे, तो अब अयोध्या जो 500 साल पहले या 500 साल से लेकर के और 2023 तक जो अयोध्या थी, चली आ रही थी, जहाँ उदासी थी, जहाँ कोई बहुत आकर्षण नहीं था, कुछ मठ थे, कुछ मंदिर थे, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक मंदिर बने। अब नई अयोध्या के सामने एक चुनौती होगी कि लाखों लोग जब आएंगे तो अयोध्या साफ़ सुथरी भी रहे, चारों तरफ से उसको कनेक्टिविटी भी हो और आने जाने में उनको कोई कष्ट न हो, और जो लोग वहाँ आएँ उनको कोई ठहरने में भी असुविधा ना हो। तो ये सारा जो कुछ होगा, उससे जो बात निकलेगी वो कल्चरल इकोनॉमी की भी निकलेगी, आध्यात्मिकता की बात तो निकलेगी। उसी तरह से कल्चरल इकोनॉमी को मैं राज्य व्यवस्था का भी एक आयाम मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा आदर्श अगर राज्य व्यवस्था के लिए कोई रहा है, कोई है और भविष्य में बना रहेगा, तो वह राम राज्य है। जब 1992 में, मेरा ख्याल है 25 सितंबर 1992 को, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ मंदिर से, तो एक शब्द उस यात्रा से चलन में आया और वह शब्द था सुशासन। मैं अभी कोई ये टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि वो सुशासन की जगह रामराज्य होना चाहिए था, लेकिन सुशासन अगर पहली सीढ़ी है तो मंजिल है उसकी का राम राज्य। और कल्चरल इकोनॉमी का एक बहुत, मैं ये कहूँगा कि किसी मनुष्य के शरीर में जिस तरह से रीढ़ का महत्व है, और इन दिनों जगी वासुदेव योगी भी हैं, अभियानी भी हैं और एक सार्वजनिक पुरुष भी हैं। जगी वासुदेव ने कई बार मैं उनको सुनता हूँ बहुत ध्यान से, तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए कहा है कि अगर आप अपनी रीढ़ सीधी करके 10 मिनट बैठ सकें तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने में
शरीर की मदद करेंगे, अपनी मदद भी करेंगे। ठीक उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि सुशासन से अयोध्या की रीढ़ सीधी होगी, राज्य व्यवस्था की रीढ़ सीधी होगी, और राम राज्य जिस दिन आएगा वो मंजिल होगा पूरा स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य की शुरुआत तो सुशासन से होगी, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा राम राज्य से। और राम राज्य में जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, न किसी को भय व्यापेगा, न किसी को मोह व्यापेगा, न किसी को लोभ व्यापेगा। यानी एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें लोग खुशहाल भी होंगे लेकिन अपराधी नहीं होंगे। आज अगर शहरों में खुशहाली आ रही है या लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है, तो अखबार उठाकर आप देख लीजिए, मीडिया उठाकर देख लीजिए, अपराध की प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य की आदतों में सुधार की ज़रूरत है। और जिस तरह से मनुष्य की आदतों में सुधार की ज़रूरत है, उसी तरह से राज्य व्यवस्था को भी नागरिकों की चिंता करने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो। और जब पैदा होगी, चाहे वो विधायक हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जिन्हें सांसद कहते हैं वे हों, चाहे मंत्री हों, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सब में अपवाद स्वरूप, यानी जो नागरिकों की चिंता करते हैं, जो तीर्थों की चिंता करते हैं, जो पूरी मानवता की जो व्यक्ति चिंता करता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका अनुसरण करते हुए कल्चरल इकोनॉमी के कितने आयाम हैं उस पर सोचने, संवाद करने, और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो भी संवाद हो उस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उससे छोटी छोटी किताबें बननी चाहिए, ऐसी किताब जो मोटा ग्रंथ ना हो, 150-200 पेज की किताब बने, वो नई पीढ़ी को पढ़वाया जाए, नई पीढ़ी में वो जाए, क्योंकि इसका जितना विस्तार होगा उतना ही भला होगा। और मैं इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।